ओके, जो फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है वो मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। पहले मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी आज ही कंप्लीट करेंगे वो भी, लेकिन इसके बाद में करूंगा वो। पहले ये स्टार्ट कर रहे थे। यूनिट 2 कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड रिटेल प्रोडक्ट्स। ये यूनिट लेंदी है लेकिन बहुत सिंपल है, और इसमें जो मैं टिक करूँ वो साथ में आपको भी टिक करना है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज है। कस्टमर्स आर द की एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी कैरेक्टर ऑफ अ रिटेल बैंक। डिफरेंट कस्टमर, उनकी ज़रूरतें अलग अलग है, तो बैंक अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर की ज़रूरत को ध्यान में रख के बनाती है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? कस्टमर का सेगमेंटेशन, यानी विभाजन करूँ, डिवीजन करना इज इम्पोर्टेंट फॉर रिटेल बैंकिंग टू बी सक्सेसफुल। Appropriate customer segmentation will help bank to pitch the right product to the right customer, यानी सही प्रोडक्ट सही आदमी तक पिच यानी पहुंचाने का ये जिम्मेदारी बैंक की पूरी हो जाएगी इसके बाद में। तो सबसे पहले कस्टमर सेगमेंटेशन अपने देखते हैं। तो इसमें कस्टमर को अगर हम क्लासिफाई करना चाहते हैं तो उनके इनकम लेवल से उसको क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि उनकी इनकम के ऊपर उनकी ज़रूरतें होती है। तो बैंक मार्केट का सेगमेंटेशन इसी बेस के ऊपर करती है, और इसी जिस सेगमेंट के कस्टमर को वो टारगेट करेगी उस कस्टमर के सेगमेंट को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी। ये आएगा एमसीक्यू में टेबल। टेबल की वैल्यूज आएगी आपको। 2 से 10 लाख जिनकी एनुअल इनकम होती है वो मास मार्केट है। 10 से 50 लाख मास एफ्लुएंट, मास मार्केट, लेकिन वैसे लोग जो एफ्लुएंट यानी पैसे वाले हैं। 50 से लेके 4 करोड़ तक, 50 लाख से लेके 4 करोड़ तक उसको सुपर एफ्लुएंट बोला जाता है। पर 4 करोड़ से 40 करोड़ तक जिनकी इनकम होती है उनको अपने हाई नेटवर्थ, HNW यानी हाई नेटवर्क नीचे लिखा है, HNW बोला जाएगा। 40 करोड़ से 120 करोड़ तक, नहीं 1200 करोड़ तक, इसको अपने सुपर हाई नेटवर्थ बोलेंगे, और 1200 करोड़ से ऊपर को अल्ट्रा हाई नेटवर्थ बोलेंगे। इफ यू लुक एट द कस्टमर सेगमेंट्स अबव, ध्यान देना, पहले 3 सेगमेंट्स को हम मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट के अंदर गिनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है बैंक के लिए, क्योंकि वो रिटेल बैंकिंग में यही लोग होते हैं कि जो छोटी बड़ी लोन लेने के लिए आते हैं। द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी स्ट्रक्चर्ड मोस्टली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अबव सेगमेंट। इन्हीं के लिए अपने क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या तो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। द फंडामेंटल एजम्पशन, रिटेल बैंकिंग के अंदर हम ये एजम्पशन करके चलते हैं। देखो, ये जो एजम्पशंस है वो, सबसे पहले कस्टमर अलग अलग है, हर कस्टमर अलग है। दूसरी बात, कस्टमर की ज़रूरतें अलग है, हर कस्टमर की ज़रूरत फाइनेंशियल सर्विस की अलग है। तीसरा ये है, चौथे में ये लिखा गया है कि कस्टमर की नीड रिक्वायरमेंट हर फाइनेंशियल सर्विस के लिए यूनिक यानी अलग होती है। हर कस्टमर अलग चीज़ डिमांड करता है, और कस्टमर कैन बी ब्रॉडली ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर नीड पिरामिड। नीड पिरामिड यानी नीड के हिसाब से उसको अपने अरेंज कर सकते हैं कस्टमर को अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर। कस्टमर को अगर ग्रुप करना हो तो किस बेस के ऊपर किया जा सकता है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। इनकम, एज, ज्योग्राफी, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, वोकेशन यानी बिजनेस, जेंडर और फैमिली साइज के ऊपर से उसको डिवाइड किया जा सकता है। अब प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन बी डेवलप फॉर अ सिंगल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ इनकम लिखा है, तो इनकम विद एज ग्रुप दोनों को साथ में करो तो कॉम्बिनेशन हो गया ये। इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी अपने डेवलप कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी स्ट्रक्चर्ड ऑन अ निश बेसिस विथ वन, विद इन वन, और एनी ऑफ द अबव एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट से भी अपने उसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। अब द अबव assumptions about customers help banks to develop suitable products and services to cater the need spectrum of the customers। इसके लिए हमको कौन सी थियरी चाहिए, तो जो हम 2-3 बार सीख चुके हैं, मास्लोज नीड हायरार्की थियरी ऑफ मोटिवेशन, ये यहाँ पे आपके लिए जरूरी बन जाती है। थियरी से हमको ये पता चलता है कि कस्टमर के कौन से स्टेज के अंदर कस्टमर बैंक के पास आएगा, और
कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट को डिमांड करेगा, जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर होता है तब। अब कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक प्राइमरीली, वो अपनी ज़रूरतों के लिए जाता है, और बैंक्स प्रोडक्ट अगर उनको मैच करेगी तो वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, यानी बैंक के पास से वो प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे अगर हम इसके बाद वाली बात करें तो यहाँ लिखा गया है कि द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स इन जनरल कैन बी रिलेटेड विद द नीड हायरार्की थियरी बाय अब्राहम मास्लो। किसने दी? अब्राहम मास्लो की थियरी है ये। अब यहाँ ध्यान देना है क्योंकि ये आपको एमसीक्यू के अंदर इसमें से कुछ पूछा जाएगा, जो मैं टिक कराऊंगा अभी। तो मास्लोस थियरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, अब्राहम मास्लो अपनी ये मोटिवेशन की थियरी के अंदर ये समझाते कि पीपल आर मोटिवेटेड टू अचीव सर्टेन नीड्स, व्हेन वन नीड इज फुलफिल्ड अ पर्सन सीक्स टू फुलफिल द नेक्स्ट वन। एक जरूरत पूरी होने के बाद दूसरी, एंड सो ऑन। एंड इसमें 5 जो अलग अलग नीड्स है वो बताई गई। याद रखना कितनी नीड्स है उसके अंदर, तो 5 मोटिवेशनल नीड्स। वो हायरार्कियल लेवल या तो एक पिरामिड जैसा बनाया गया है। इसमें पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, शारीरिक जरूरत है, फिर सेफ्टी नीड्स है, उसके बाद में सोशल नीड्स। ये तुम्हारी सबसे पहली 3 बेसिक नीड्स है, यानी लोअर लेवल नीड्स बोलते हैं इसको। और उसके बाद में एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये उसके बाद की अपर लेवल है। द नीड्स आर सेड टू मोटिवेट पीपल व्हेन दे आर अनमेट। याद रखो, जब तक तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होती नहीं, तब तक वो जरूरत तुमको मोटिवेट करती रहती है। जैसे कि अगर कोई चीज आपको खरीदनी है, उसके लिए आपके पास पैसे ना हो, तो जब तक पैसे नहीं आ जाते तब तक उस चीज के पीछे आप जितना हो सके उतनी मेहनत करोगे पैसे कमाने की। लेकिन एक बार वो चीज तुमने पा ली, उसके बाद में वो मोटिवेट करना बंद कर देती है। ऑल्सो द नीड टू फुलफिल सच नीड्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर विद द लॉन्गर द ड्यूरेशन दे आर डिनाइड। जब तक आप उससे दूर रहोगे ना, तब तक ज्यादा स्ट्रांग बनती जाएगी वो जरूरत है आपके अंदर। कोई चीज अगर हासिल नहीं हो पा रही है तो और ज्यादा हासिल करने के लिए हम उसके पीछे लग जाएंगे। वन मस्ट सेटिस्फाई लोअर लेवल बेसिक नीड्स बिफोर प्रोग्रेसिंग इन ऑन टू मीट हायर लेवल नीड्स। लेकिन नीचे वाली नीड सेटिस्फाई करने के बाद उसके ऊपर वाली नीड सेटिस्फाई अपने कर पाएंगे। वंस ये नीड्स को अपने रीजनेबली सेटिस्फाई कर पाएंगे तो हम सबसे लास्ट वाली नीड, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। एवरी पर्सन इज कैपेबल एंड हैज द डिजायर टू मूव अप द हायरार्की टुवर्ड्स लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर कोई इंसान चाहता है कि लास्ट वाली सबसे ऊपर वाली नीड को वो सेटिस्फाई करने तक पहुंचे, और उसके पास ये काबिलियत भी होती है। अब ये देखो, इसमें सबसे नीचे जो लिखा है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर बिटवीन नीड्स। यानी जिसको अपने बिटवीन नीड्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको अपने एस्टीम नीड्स बोलेंगे। बिटवीन गलत लिखा है, आप एस्टीम लिख दो वहां पे। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, एस्टीम नीड्स है। इसने 5 अलग अलग जगह पे इसको कैटेगराइज किया है। बेसिक रिक्वायरमेंट से शुरू होती है और फिर वो वैल्यू चेन में धीमे धीमे अपने ऊपर जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते तब। और बैंक भी अपनी प्रोडक्ट को इसी तरह से स्ट्रक्चर करेगी। बैंक के पास 2 अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, देखिए, ट्विन ऑब्जेक्टिव। पहला कस्टमर सेटिस्फेक्शन और साथ में बिजनेस कन्वर्जन, बिजनेस को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कन्वर्ट करना। अब इसको अपने डिटेल में समझे, बहुत सिंपल सी चीज है ये, समझ लो। ये क्वेश्चन आपको बड़ा लगता है लेकिन ये सिंपल एकदम से अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड यूनिट वैसा ही है पूरा। फर्स्ट यूनिट में काफी सारे वर्ड जैसे थे जो शायद आपको परेशान करे, लेकिन ये बहुत सिंपल है। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स में सिंपल सेविंग्स अकाउंट होना, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, यानी अगर इंसान एक्सीडेंट से मर जाए किसी की फैमिली वालों को पैसा मिले, और हाउसिंग लोन। बस यहाँ तक कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। ये नीड अगर कंज्यूमर की सेटिस्फाई हो, कंज्यूमर ऊपर आएगा। अब कंज्यूमर चाहेगा कि उसकी रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब लोग नहीं खुलवाते, समझो। ऊपर वाले जो चीजें हैं ना वो सब लोग जैसे कि हासिल करेंगे। फिर लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट प्रोडक्ट, जिसमें प्रीमियम कम हो। एंडोमेंट का मतलब जिंदा रहने पे भी पैसे मिले। और लाइफ टाइम जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होती है, जिसको अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, वो इंसान जब मरता है तब उसके फैमिली वालों को खाली पैसा मिले, वो खुद वो पैसा यूज नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टेनर, टेनर यानी टाइम पीरियड, एंड हाई मेच्योरिटी अमाउंट। टेनर यानी टाइम पीरियड, और हाई मेच्योरिटी अमाउंट, जिसमें मेच्योरिटी का पैसा ज़्यादा मिले। इसमें टैक्स प्लानिंग का बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस का, और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट भी इसके अंदर आ गया। लेकिन ये सब देखो, ये सब लोग नहीं सोचते।
बेसिक इंसान ये सोचेगा पहली नीड को, उसके बाद में वो हो गई, उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा। फिर कंज्यूमर लोन्स, यानी लोन पे चीज़ों को खरीदना। फिर पर्सनल लोन्स है, होम लोन्स, कार लोन्स, लोन्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, ये सब के लिए लोन। फिर इंश्योरेंस कवर टैग टू अबव लोन्स, इंश्योरेंस कवर जो ये ऊपर की लोन के अंदर साथ में कनेक्ट किया जाता है। फिर रिटेल गोल्ड, गोल्ड कॉइन्स सिक्के बेचना सोने के। फिर हेल्थ पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड फैमिली। फिर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, ये सब सेफ्टी के अंदर आता है, समझ लो। ये आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं होता, लेकिन आपको अगर समझो कि किसी इंसान को कुछ हो जाए इन बिटवीन, तो उसके बाद में उसकी फैमिली वाले जो सेफ्टी चाहते हैं उसके लिए ये सब है। फिर एक्सट्रीम नीड्स, तो स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसके बाद में सेकंड हाउसिंग लोन, होम इम्प्रूवमेंट, होम डेकोर, डेकोर यानी डेकोरेशन के लिए, यानी उसको सजाने के लिए, अपने जो फर्नीचर वगैरह के लिए लोन लेते हैं। फिर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब ये पेंशनर्स लोन, रिटायरमेंट सॉल्यूशन बैंकिंग में, पेंशन प्लान लेना, और सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट। ये सब कैसी जरूरत है, ये सब चीजें ऐसी है ना कि जो एक लेवल पहुंचने के बाद आपको जरूरतें महसूस होती है ये। अब द अबव टेबल इज ओनली सजेस्टिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। सजेस्टिव यानी सिर्फ आपको ख्याल देने के लिए है, और ये सब जगह पे सेम नहीं होता, ये अलग अलग जगह पे बदलता रहता है। और इसमें बैंक के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम्हारे जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स है उसको कन्वर्ट किया जाए। अब यहाँ पे कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी, ये भी जबरदस्त। देखो इसमें जो बोला ना मैंने, सब चीज़ों के अंदर आएगा कि आपको ये पूछा जाए कि इंश्योरेंस कवर टैग्ड टू लोन या तो रिटेल गोल्ड कॉइन्स, ये किस में आता है, तो सोशल नीड्स में आता है। ये आपका एमसीक्यू हुआ इस तरह से। इसी तरह से ये रिकरिंग डिपॉजिट किस में आती है, सेफ्टी में, फिजिकल में, फिजियोलॉजिकल में, या सोशल में, ऐसा पूछा जाए। म्यूचुअल फंड किसके अंदर आता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको एसआईपी बोला जाता है, वो किस में आएगा, ये आपको पूछा जाए। फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अबाउट सर्विस क्वालिटी, तो देखो सर्विस क्वालिटी, कस्टमर कैसी सर्विस मांगता है, एक्सपेक्टेशन क्या है कस्टमर का। तो पहले टेंजिबल्स, एक बात समझ लो, सर्विस इनटेंजिबल होती है। सर्विस दिखती नहीं है वो सर्विस, तो हम क्या देखेंगे, वो लोग मांगेंगे कस्टमर कि तुम्हारी बैंक का फिजिकल फैसिलिटी का अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा स्टाफ अच्छा होना चाहिए पर्सनल यानी, और कम्युनिकेशन का मटेरियल, यानी जिस तरह से बैंक से अपने बात करें जैसे कॉल सेंटर वगैरह, वो सब अच्छा होना चाहिए। तो कस्टमर क्या पूछता है, क्या बैंक की फैसिलिटी अट्रैक्टिव है, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड जो स्टेटमेंट मुझे देता है, वो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मेरे पास अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, मैं उसको समझ पाता हूँ कि नहीं बराबर से, ये टेंजिबल्स में आएगा। तो आपको ये पूछेंगे इज माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इजी टू अंडरस्टैंड, ये किस में आएगा, तो टेंजिबल में आएगा ऐसा। फिर रिलायबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली, भरोसा हो सके उस तरह से और एक्यूरेटली बराबर से उसको परफॉर्म करना। वेर एन ऑफिसर सेज दैट द अमाउंट विल बी सैंक्शन इन 2 days, अगर ऑफिसर ऐसा बोले कि 2 दिन में लोन मिल जाएगी, तो सही में क्या 2 दिन में लोन मिलती है कि नहीं मिलती, ये देखना। कि दूसरी बात, ऊपर अंडरस्टैंड किया है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल है, वो टेंजिबल में आता है, लेकिन एक्यूरेट है कि नहीं, वो रिलायबिलिटी में आता है। भरोसा तब होगा जब क्रेडिट कार्ड में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना लगाया जाए। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कस्टमर को हेल्प करने के लिए बैंक कितनी जल्दी टाइम पे सर्विस देती है वो। When there is problem with the bank statement, does the bank resolve the problem quickly, क्या बैंक जल्दी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आती है कि नहीं। आर द चेंजेस विच आर डेबिटेड, सॉरी चार्जेस विच आर डेबिटेड रॉन्गली आर रिक्रेडिटेड, रिक्रेडिटेड मतलब वापिस अपने अकाउंट में लाया जाए उस चार्ज को। फिर अश्योरेंस, अश्योरेंस यानी गारंटी देना, इसमें पहले कॉम्पिटेंस यानी लायकात, जो इंसान बैंक में बैठा है वो क्या सब नॉलेज है उसके पास अपने काम करने का। फिर कर्टसी, कर्टसी यानी मतलब कि तुम्हारी पोलाइटनेस, बात करने का ढंग, सलीका बराबर से होना चाहिए, और फ्रेंडलीनेस होना चाहिए पर्सनल के अंदर। फिर क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दीनेस यानी भरोसा हम सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर हमको होना चाहिए। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी अगर समझो कोई भी चीज़, पासवर्ड वगैरह चोरी नहीं हो जाना चाहिए, और डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए उसको।
फिर एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि हम किसी को, किसी के प्रॉब्लम को उसकी जगह पे रह के सोचे, ऐसा बोला जाए। इसमें पहले एक्सेस, अप्रोचेबिलिटी एंड ईज ऑफ कॉन्टेक्ट। मेरा प्रॉब्लम तुम मेरे अंदाज में सोचो, वो एम्पैथी हो गया। अप्रोचेबिलिटी एंड ईज ऑफ कॉन्टेक्ट, कितनी जल्दी बैंक के पास अपने पहुंच सकते हैं। कम्युनिकेशन, क्या कस्टमर को इन्फॉर्म रखा जाता है कि नहीं। और अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर को समझना, जैसे आप बोला ना मैंने एम्पैथी, यानी कस्टमर, ये एफर्ट लगाना कि कस्टमर सही में क्या चाहता है, उनकी जगह पे अगर बैंक को सोचना हो तो वो कैसे सोचे। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट और सेटिस्फेक्शन का लेवल। फुलफिलमेंट ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट कैन बी मेजर्ड। हम सेटिस्फेक्शन लेवल से ही पता कर सकते हैं कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। द सेटिस्फेक्शन विल इमेनेट आउट ऑफ द कस्टमर्स एक्सपीरियंस एंड, इमेनेट यानी बाहर आना, out of the customers experiences of the product and services offered by different banks. The experience may vary यानी बदलता है across banks like public sector bank, private sector banks, old and new generation private sector banks and foreign banks. A recent study conducted by a leading research agency to measure the customer service quality as a reflection of the meeting of customers requirement revealed the following interesting findings. देखो इस स्टडी में 20,000 कस्टमर को कवर किया गया, और इसमें मेट्रो में, अर्बन एरिया में यानी सिटी में, सेमी अर्बन एरिया में यानी सिटी से थोड़ा दूर लेकिन सिटी के साथ जल्दी कनेक्टेड, फिर रूरल ब्रांचेस के अंदर जिनके पास सेविंग्स अकाउंट था, इसमें से 4,000 कस्टमर जिन्होंने लोन ली थी हाउसिंग, 3,500 कस्टमर ऐसे थे जिनके पास क्रेडिट कार्ड था, 20,000 सेविंग्स अकाउंट वाले, 4,000 होम लोन वाले, 3,500 क्रेडिट कार्ड वाले। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू मेजर कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम इसके अंदर क्रिएट करें। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम इसके अंदर क्रिएट करें कि जिससे पता चले कि सर्विस की क्वालिटी क्या है, और सर्विस की क्वालिटी को मेजर किया जाए। इसके लिए अलग अलग बेंचमार्क यानी लेवल सेट किए जाए। अब ओवरऑल सेटिस्फेक्शन चाहिए, एडवोकेसी, एडवोकेसी मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना, और लॉयल्टी यानी वफादारी। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं। रेटिंग शो हेल्दी ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय द इंडस्ट्री। रेटिंग ऑन द 3 ओवरऑल मेजर्स आर अबव 80%, यानी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, एडवोकेसी और लॉयल्टी में 80% से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड है। और व्हेन आस्क हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस विद देयर बैंक्स चेंज्ड इन द लास्ट 1-2 years, 2/3 कस्टमर said it has improved a lot or somewhat improved। मतलब अगर किसी को पूछा गया कि पिछले 1-2 साल के अंदर तुम जिस बैंक के पास हो उस बैंक के साथ में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो 2/3 कस्टमर ने बोला कि बैंक हमारी भले पुरानी है लेकिन काफी सारा इंप्रूवमेंट उसके अंदर आया है। 10 में से 9 सेविंग्स अकाउंट और होम लोन कस्टमर ने बोला कि हमको जो बैंकिंग ऑफर किया जाता है वो बहुत अच्छा है, और ये क्रेडिट कार्ड वालों ने नहीं बोला। ये बहुत लो था इसका स्कोर, यानी क्रेडिट कार्ड वाले सेटिस्फाइड नहीं है। ऑन द satisfaction index, private banks lead in savings account and credit cards, whereas public sector banks lead in home loans and foreign banks in home loans and credit cards। यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो होम लोन में, और फॉरेन बैंक्स होम लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों में आगे। बैंक्स वर रैंक्ड इन 3 क्लस्टर, यानी 3 अलग अलग पहलू के ऊपर उसको रैंक किया गया, लेवल के ऊपर, और उसका इंडेक्स दिया गया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स लीड अक्रॉस क्लस्टर इन द होम लोन फ्रंट, यानी होम लोन में सबसे आगे पब्लिक सेक्टर वाले हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर फॉरेन बैंक और प्राइवेट बैंक ज्यादा आगे हैं। अमंग ऑल द टच पॉइंट्स of customers with banks, branch interaction and communication are seen to be the key drivers of the index for satisfaction। यानी ब्रांच में जाके कस्टमर को कैसे महसूस होता है, ये सबसे बड़ी बात कस्टमर के लिए होती है। अगर कस्टमर को ब्रांच में जाके अच्छा महसूस होता है तो कस्टमर सेटिस्फाइड है। भले घर बैठे उसको कितना भी आसानी से कम्युनिकेशन क्यों ना हो जाता हो, लेकिन फिर भी वो ब्रांच में जाके सेटिस्फेक्शन उसको ज्यादा मिलता है। अब सेटिस्फेक्शन लेवल देखना है, यहाँ पे देखो सर्विस क्वालिटी। इसमें सेविंग्स बैंक में देखिए, ये सर इन केस ऑफ अ साउथ बेस पब्लिक सेक्टर बैंक विच केम सेकंड इन द रैंकिंग। अच्छा, 2 प्रोडक्ट है, सेविंग्स अकाउंट और होम लोन। होम लोन में साउथ इंडिया की बैंक सेकंड रैंक में आती थी ऐसा। अब देखो ये नया क्वेश्चन है सर्विस क्वालिटी, तो सेविंग्स बैंक अकाउंट,
समझना बराबर ध्यान से, ये सब MCQs है, बहुत सिंपल सा है ये। देखो सेविंग्स बैंक, द फॉलोइंग डायमेंशंस रिवील द सर्विस क्वालिटी एंड डिलीवरी पैरामीटर्स फॉर सेविंग्स अकाउंट। पहले लिखा गया टच पॉइंट एक्सपीरियंस, ओवरऑल मेजर्स एट एन ओवरऑल लेवल, इसमें PSU आगे थी। पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक की कंपैरिजन में आगे थी। ब्रांच लेआउट और कैश ट्रांजेक्शन, इसमें परफॉर्मेंस अक्रॉस पैरामीटर्स अबव PS बैंक्स एवरेज, यानी अबव प्राइवेट सेक्टर बैंक का ज्यादा अच्छा था। सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं था, और यानी मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों का परफॉर्मेंस एक जैसा था इसमें। फिर ब्रांच नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जैसे कि पासबुक प्रिंट करवाना, कोई चीज के बारे में इंक्वायरी करना, उसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलमोस्ट एवरेज जैसा पैरामीटर रखती थी। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन चैनल्स अवेलेबल अलोंग विद इंफॉर्मेशन फ्लो टू कस्टमर मीट्स एवरेज एक्सपेक्टेशन, इसमें एवरेज रहता था। फिर प्रॉब्लम इंसिडेंस एंड रिकरेंस, एक प्रॉब्लम का सॉल्व होना, प्रॉब्लम आना और उसका सॉल्व होना, वापिस आना उसको, तो ये वेरी लो प्रॉब्लम इंसिडेंस जस्ट लाइक द इंडस्ट्री, यानी पूरी इंडस्ट्री में बहुत कम प्रॉब्लम इंसिडेंस था। फिर उसके बाद में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो 3 अलग अलग जो की परफॉर्मेंस है उसके बारे में अगर बताए तो सेविंग्स अकाउंट एक्टिवेशन टाइम विद इन 3 डे, वो इंडस्ट्री एवरेज के साथ में था बिल्कुल। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वेलकम किट, यानी मतलब तुमने अकाउंट ओपन करवाया उसके कितने दिन के बाद में तुम्हारे घर पे चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड ये सब आ जाता है। 90% रिसीव वेलकम किट विद इन 14 डेज, 14 डेज में मिल जाता है ये। फिर कस्टमर माइंड स्पेस यानी इमेज मैप, PSU बैंक डिफरेंशिएटेड ऑन प्रॉब्लम रिजोल्यूशन एंड डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस अमॉन्ग्स इट्स कस्टमर्स, यानी PSU बैंक ज्यादा आगे इसके अंदर पब्लिक सेक्टर वाली। अब फर्दर मेजर्स नीडेड टू एनहांस सर्विस क्वालिटी, अब क्या करना चाहिए जो इस क्वालिटी को अपने सुधार सकते हो। तो सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन टाइम बहुत ज्यादा जाता है बैंक के अंदर, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, यानी बैंक में जाते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर ब्रांच ऑफरिंग्स नीड टू बी रीलुक्ड एट इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर, यानी ब्रांच में बहुत कम सर्विस ऑफर की जाती है ऐसा लगता है लोगों को। एंड लैक ऑफ एडिक्वेट चैनल इज फेल्ड बाय द कस्टमर इन एड्रेसिंग हिज नीड्स, जरूरतों को पूरा करने के लिए जो उनके पास उनकी जरूरत है उनको पूरा करने के लिए उनको लगता है कि उनके पास इतनी चैनल्स नहीं है। लेकिन आज ये सब चीजें ये 2015 का है सब, समझो इसके बाद तो काफी सारे चेंज आ गए, 8 साल हो गए इस बात को। फिर ये किसका था, सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अब बात कर रहे अपने होम लोन्स के बारे में। द PSU बैंक केम सेकंड इन द रैंकिंग फॉर सर्विस क्वालिटी विद रिगार्ड्स टू होम लोन्स, इंपोर्टेंट सर्विस पैरामीटर्स, ये जो बैंक ने सेटिस्फाई किया है जहां जहां पे, वो कौन कौन सा, कि PSU बैंक इंडेक्स इज अबव द एवरेज फॉर द क्लस्टर इट बिलोंग्स टू, जिस हिस्से में वो आती है ना उस हिस्से से के कंपैरिजन में PSU बैंक का इंडिकेटर ज्यादा है। तो PSU बैंक इंडेक्स ये अबव एवरेज था क्लस्टर, जिस क्लस्टर में वो है यानी जिस हिस्से में वो है। और ड्राइवर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपोर्टेंट टच पॉइंट्स, प्रोडक्ट फीचर्स एंड कम्युनिकेशन सीन टू बी ड्राइविंग ओवरऑल एक्सपीरियंस द मोस्ट, यानी प्रोडक्ट जो प्रोवाइड की जाती है उसके उसके अंदर जो चीजें एक साथ में मिलती है ना वो, और कम्युनिकेशन ये ज्यादा अच्छा था इसके अंदर। ओवरऑल मेजर्स एट एन ओवरऑल लेवल द बैंक स्कोर्ड अबव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यानी वो टच पॉइंट से ऊपर था, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज्यादा अच्छी थी इसके अंदर। एंड होम लोन पैरामीटर परफॉर्म अबव PS बैंक एवरेज, एंड communication channels and communication received from the bank all score above PS बैंक, यानी कम्युनिकेशन भी अच्छा था इसका, लोन डिसबर्समेंट टाइम 14 दिन के अंदर था, और कस्टमर का जो माइंड स्पेस यानी इमेज मैप था वो रिस्पॉन्सिवनेस फटाफट होता है, कस्टमर सर्विस अच्छी है। ये किसको लगता है कस्टमर को, PSU बैंक के बारे में। मेजर्स नीडेड, अब यहाँ पे इसकी सर्विस क्वालिटी के लिए, किसकी, लोन की सर्विस क्वालिटी के लिए क्या करना चाहिए उनको। तो बैंक हैज स्कोर्ड अक्रॉस पैरामीटर्स एट पार और अबव PSU बैंक्स एवरेज, बट टू एनहांस द सर्विस क्वालिटी क्या काम करना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस
सारे पैरामीटर्स में इसको सुधारना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड बैंक हैज टू पे स्पेशल अटेंशन टू रेंज ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स, अलग अलग प्रोडक्ट की फीचर्स के ऊपर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर उसको ऐड करने चाहिए। फिर प्रोएक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन, प्रोएक्टिव यानी कस्टमर को ज़रूरत पड़े उसके पहले आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन स्कीम होनी चाहिए, या तो ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि जो कस्टमर की कोई भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। फिर कस्टमर फ्रेंडली मॉड्यूल्स ऑन ब्रांच नेटवर्क, नई प्रोडक्ट और सर्विस वो डेवलप करनी चाहिए और कस्टमर को ब्रांच के नेटवर्क के अंदर आसानी से कस्टमर को समझ में आए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। स्कोर कंपैरेटिवली लोअर ऑन हैंडलिंग स्पेशल रिक्वेस्ट यहाँ पे होती नहीं है। जैसे कि समझो कि आप अगर होम लोन लेते हो और होम लोन के साथ में तुमको चाहिए कि मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए, इसी स्पेशल रिक्वेस्ट आपको है और इस रिक्वेस्ट से पूरा नहीं कर पाते हैं। एंड नीड टू रीओरिएंट एम्प्लॉइज टुवर्ड्स दिस की एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू ट्रेनिंग एंड रिव्यूज अराउंड सर्विस टाइम। यानी यहाँ पे अपने कस्टमर की जितनी भी जरूरत है, एम्प्लॉयज को रीओरिएंट करना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयज को सिखाना पड़ेगा किस तरह से कस्टमर के साथ में पेश आना है उसके बारे में। द स्टडी हाईलाइटेड दैट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस लेवल वो सेटिस्फैक्टरी तो है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम कोई ना कोई जगह पे होता है और ये प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत जो है ना उसको अपने जनरली क्या करना है, सुधारने की जरूरत है। सेविंग्स अकाउंट, होम लोन के अंदर, वो सब जगह पे। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो बैंक के पास से होती है वो क्या है, तो कस्टमर ये चाहता है कि राइट प्रोडक्ट मिक्स मिले। एक से ज्यादा प्रोडक्ट साथ में तो इसको प्रोडक्ट मिक्स बोला जाएगा। इसी तरह से एक से ज्यादा चैनल के थ्रू कस्टमर डायरेक्ट चैनल से भी जा सकता है और ई चैनल यानी इंटरनेट से भी जा सकता है। स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम अक्रॉस प्रोडक्ट एंड अधेरेंस विद टाइम प्रिस्क्रिप्शंस, यानी मैंने आपको बोला कि 5 दिन के अंदर आपकी कोई एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी, तो ये उसको बराबर अधेरेंस यानी उसको बराबर से चिपक के रहना है वो 5 दिन को। अब 5 दिन से ज्यादा हो वो गलत है, कम हो तो ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो वो गलत है। डिलीवरी ऑफ द प्रोमिस विथ रिगार्ड टू प्रोडक्ट और सर्विस एंड चैनल, हम जो भी प्रॉमिस करते हैं उसको प्रॉमिस को पूरा करें यानी डिलीवर करें। फिर सेटिस्फैक्टरी सर्विस एक्सपीरियंस फ्रॉम द डिलीवरी चैनल्स एंड सर्विस पर्सनल, जो लोग काम करते हैं वो काम इस सर्विस चैनल के अंदर करने वाले लोगों के पास से जो काम लिया जाता है वो काम प्रॉपरली लिया जाना चाहिए और साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। साथ में ट्रांसपेरेंट सर्विस चार्जेस लेने की मनाही नहीं है, लेकिन सर्विस चार्ज सामने वालों को पहले से पता होना चाहिए कि अगर मेरा चेक बाउंस होगा तो इतना चार्ज लगेगा। गुड एम्बियंस गुड एम्बियंस यानी अच्छा माहौल होना चाहिए इस बैंक के अंदर। इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मैंने अप्लाई किया कि मुझे बैंक की ये सर्विस से परेशानी है, तो इस परेशानी का सॉल्यूशन कितने टाइम में आएगा, उसके लिए टाइम बाउंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब परेशानी को दूर करने के लिए जो सिस्टम बनाई जाती है वो। इफ द अबव एक्सपेक्टेशंस आर मेड बाय बैंक्स, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर उस बैंक की तरफ वफादार रहेगा और जो भी डेफिशिएंसी है अगर इसके अंदर आई तो इससे डिससेटिस्फेक्शन होगा और इसकी लॉयल्टी डिटीरियोरेट यानी खत्म हो जाएगी और कस्टमर क्या करेगा, बैंक को छोड़ के दूसरी बैंक में स्विच कर देगा यानी दूसरी बैंक में चला जाएगा। अभी अपना आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस पूरा, और इसके बाद में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आप दूसरी बार सीखोगे, ये अलग अलग लाइफ साइकिल इसके अंदर होती है वो। और इसके बाद में डिपॉजिट प्रोडक्ट्स आती है ये। देन डिमांड डिपॉजिट में ये पूरा चार्ट, तो अपने शुरुआत करते हैं पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। देखो इंट्रोडक्शन, टुडेज रिटेल बैंकिंग सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 बेसिक एलिमेंट्स। एक तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होना, यानी डिपॉजिट से क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी। मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉल सेंटर से भी बात हो सकती है, ब्रांच में भी, इंटरनेट भी, या तो कियोस्क यानी एटीएम मशीन से भी, और वहां से भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप, जैसे कस्टमर, स्मॉल बिजनेस, कॉर्पोरेट। रिटेल बैंकिंग डज नॉट रिफर टू लेंडिंग ओनली, रिटेल बैंकिंग का मतलब सिर्फ लोन देना नहीं होता। द होम मेकर, द रिटेल शॉपकीपर, द पेंशनर, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन दोज एम्प्लॉइज
employed in or unorganized sector all need to get a place in the banks. सबको बैंक के कुछ ना कुछ काम पड़ता है. होम मेकर यानी जो हाउस वाइफ्स होती वो, फिर रिटेल शॉपकीपर, दुकानदार है, पेंशन कमाने वाला इंसान, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला सब लोग. देयर इज अ नीड ऑफ कांस्टेंट इनोवेशन इन रिटेल बैंकिंग. रिटेल बैंकिंग में क्या है, आपको नई चीजें करनी पड़ती रहती है. इन ब्रेसिंग फॉर टुमारो, अ पैराडाइम शिफ्ट इन बैंक फाइनेंसिंग थ्रू innovative production mechanisms involving constant upgradation and revalidation of the bank's internal systems and process, उसको इज कॉल फॉर, इसकी जरूरत है आज. यानी हमको क्या अपग्रेड करने की जरूरत है, पूरा मैकेनिज्म नया बनाने की जरूरत है, बार बार अपग्रेड करने की और बैंक को रीवैलिडेट कराने की जरूरत है. Banks now need to use retail as a growth trigger. This requires product development and differentiation. डेवलपमेंट यानी प्रोडक्ट को नई नई प्रोडक्ट लाना, और डिफरेंशिएशन यानी बाकी सारी बैंक से अपने प्रोडक्ट को अलग करना. इनोवेशन नई प्रोडक्ट लाना, और बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करना. माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो लेवल पे प्लानिंग, हर कस्टमर के लिए प्लानिंग होना चाहिए. मार्केटिंग करना. प्रूडेंट प्राइसिंग यानी समझ में आए वैसी प्राइसिंग, हर सर्विस के चार्ज उस तरह से. कस्टमाइजेशन, हर कस्टमर के लिए नई चीज लेके आना. फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी लाना. होम इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल बैंकिंग, घर से बैंकिंग कर सके, कॉस्ट रिड्यूस हो, और क्रॉस सेलिंग, एक से ज्यादा प्रोडक्ट को ऑफर करना. While banking offers phenomenal opportunities for growth, but the challenges are equally daunting. Daunting यानी वो सामना करना है हमको, इस challenges का हमको सामना करना है. How far the retail banking is able to lead growth of the banking industry in future would depend upon the capacity building in banks to meet the challenges and make use of the opportunities profitably. However, the kind of technology used and the efficiency of operations would provide the much needed competitive edge for success in retail banking business. तो अगर रिटेल बैंकिंग के बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि फर्दर मोर इन ऑल दिस, कस्टमर का इंटरेस्ट वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है. कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना वो सबसे इम्पोर्टेंट है. द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया इज डेमोस्ट्रेटिंग दिस, एंड in all probability they would continue to chart in this traded part. यानी उसी रास्ते के ऊपर हमारी बैंक्स चल रही है. This unit discusses retail products development processes being adopted by bank, और इसके बारे में अपने पूरा प्रोसेस ये पढ़ना है. राइट, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इन रिटेल बैंकिंग, लास्ट वन है, इन रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. याद रखना, ये एमसीक्यू है. प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस. प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट इज फलक्रम, फलक्रम यानी केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट ऑन विच द एंटायर रिटेल बैंकिंग रिवॉल्व्स. उसके आजू बाजू बाकी सब चीजें घूमती है. एवरीथिंग इज सेंटर्ड ऑन इट. द एड ऑन एंड अदर वैल्यू प्रपोजिशंस आर टैग्ड टू द प्रोडक्ट टू ऑफर बेटर वैल्यू. जैसे हम बात करें प्रोडक्ट बैंकिंग में कैसे होती है, सेविंग्स अकाउंट, मैं सेविंग्स अकाउंट दूंगा तो डेबिट कार्ड मिलेगा, मैं सेविंग्स अकाउंट दूंगा तो पासबुक, यानी बाकी सारी प्रोडक्ट उसके सेंटर, उसको सेंटर में रख के डेवलप की जाती है. तो द डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर प्रोडक्ट आर एज डिस्कस बिलो. थियोडर लेविट, प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉम्बिनेशंस ऑफ टेंजिबल एंड द इनटेंजिबल. प्रोडक्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो दिखने वाली चीजें वही आएगी, इनटेंजिबल यानी जो नहीं दिखती वो चीजें भी आएगी. तो द पोटेंशियल बायर, अ प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स कस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन. उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जो पैसे वो दे रहा है वो. कस्टमर अटैचेस वैल्यू टू अ प्रोडक्ट इन प्रपोर्शन टू इट्स परसीव्ड एबिलिटी टू हेल्प सोल्व हिज प्रॉब्लम्स. वैल्यू कैसे आती है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को परचेस करता हूँ तो इस प्रोडक्ट को परचेस करने के पीछे कारण ये है कि मुझे उस प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत है, और वो जरूरत पूरा होना यानी मेरे प्रॉब्लम को और मेरी जरूरत को पूरा करे, तभी वो मैं प्रोडक्ट को खरीदूंगा. जैसे टीवी के अंदर अच्छा दिखना चाहिए, बाकी सब चीजें कि टीवी दीवार पे कैसा दिखता है वो सब कोई मतलब नहीं रखता. बाकी सब चीजें डेरिवेट यानी मतलब वो अलग चीज है, वो मायने नहीं रखती अपने लिए कि टीवी का लुक कैसा होना चाहिए. बस उसकी स्क्रीन अच्छी दिखे वो बेसिक है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है. ऐसे ही बैंक के अंदर बेसिक प्रोडक्ट बराबर से देनी चाहिए, बाकी सब चीजें उसके बाद में आती है. लेकिन हम बैंक की प्रोडक्ट की बात करें तो बैंक की प्रोडक्ट यानी कोई भी
जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे पाए, और वो जो रिटर्न मांगता है वो रिटर्न उसको मिल पाए, वो आएगा इसके अंदर। दिस ब्रिंग्स इनटू फोकस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रेलेवेंस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर साइड। द की फैक्टर रिमेन्स दैट if the bank product is no longer capable of satisfying customer needs and wants, तो अगर कस्टमर की जरूरत को हम बैंक की प्रोडक्ट के जरिए से सेटिस्फाई ना कर पाए तो द प्रोडक्ट विल फेड आउट, प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, मार्केट से हट जाएगी। तो अंडरस्टैंड मोर अबाउट, तो हमको क्या समझना पड़ेगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके साथ में हम पहले में फर्स्ट यूनिट के 2 पेजेस को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में वो लेक्चर कंप्लीट करके तुरंत ही मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करूंगा कल, राइट। तो कल आपको बैक टू बैक 2 लेक्चर्स है, यानी वो पहला तो 10-12 मिनट का होगा, उसके बाद में दूसरा अपने स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ये आज के लिए इतना।